हेलो फ्रेंड्स, ट्रू अचीवर्स में मैं आज आपका दिल से वेलकम करती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, ऐसे आज मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी और आपसे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मेरा मेन मोटो है कि क्वेश्चन प्रिपेयर होते रहे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है वो आपका कंप्लीट होते चले। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं हम। Let's start with the topic, with the questions. Now the first question is, as per Income Tax Act, dash means the financial year immediately preceding the dash. तो पहले मैं बता दूँ, एज पर इनकम टैक्स हमारे कितने ईयर्स होते हैं। प्रीवियस ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है और असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, डैश मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डैश। मतलब कौन सा ईयर? प्रीवियस ऑप्शन नंबर ए। आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा इसमें? पहला, यानी प्रीवियस ईयर जो होता है वो आपका मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिसमें हम अपना टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन इज टर्म्ड एज। तो वो कोई भी असेट्स, ठीक है, जो एक असेसी ने, असेसी मीन्स हु इज द असेसी? जो टैक्स पे करता है, जिसका टैक्स का असेसमेंट होता है, ही इज कॉल्ड असेसी। ठीक है, उसने अगर कोई प्रॉपर्टी ले रखी है जो कि उसके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड हो या ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? एसेट्स। कौन सी एसेट्स? कैपिटल एसेट्स। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे। एज पर इनकम टैक्स एक्ट द डैश डिपेंड ऑन द ऑफ द टैक्स पेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि टैक्स पेयर का जो टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे एज पर इनकम टैक्स लॉ, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मैं पहले आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा? अब हमारे जो सिटीजन होते हैं दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट, जिसे हम एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, अब रेसिडेंशियल जो इसमें बोला है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो उसी अकॉर्डिंग उनका टैक्स हम डिडक्ट करते हैं कि अगर वो रेसिडेंट है, इंडिया के रेसिडेंट हैं, तो क्या टैक्स पड़ेगा, अगर वो नॉन रेसिडेंट हैं तो उनका क्या टैक्स स्लैब होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी इंडिया के रेसिडेंट होने की क्या रूल है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कोई भी रिसाइड्स इन इंडिया for a minimum of 182 days in a year, reside in India for minimum of 365 days in immediately preceding 4 year and for a minimum of 60 days in a current year। या तो वो एक 182 डेज रहा हो या फिर पिछले 4 सालों में 365 डेज, ठीक है, और 60 दिन, आपके जो फाइनेंशियल ईयर थे उसमें 60 दिन, यानी 4 सालों में 365 डेज प्लस 60 दिन पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में रहा हो, या 182 डेज अपना किस में रहा हो, आपका इंडिया में रहा हो। तो इन दो रूल्स पे अगर वो है तो ही इज कॉल्ड द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उस पे जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग हम टैक्सेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, मतलब हम टैक्स कैलकुलेशन कैसे डिपेंड करेगा कस्टमर पे, उस पे, रेसिडेंट पे, कि वो रेसिडेंशियल स्टेटस उसका कहाँ का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एजुकेशन सेस फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज लेवेबल एट। अब एजुकेशन सेस होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं।
जब हम अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम आती है, उसमें से डिडक्शन होता है, फिर हमारे पास नेट इनकम आती है, उस पर हम टैक्स लगाते हैं। उस टैक्स पे जो पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एजुकेशन जो एक टैक्स लगता है वो एजुकेशन सेस कहलाता है, ठीक है। उसमें आपका, ठीक है, कितना परसेंटेज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए 4%। कितना परसेंट टैक्स लगता है? 4% लगता है, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू विच of the dash provision apply to the payer has deduct the tax source on the payment made by him and he has to deposit the tax deducted by him to dash। अब कोई भी पेमेंट, ठीक है, रिसीव होती है, कह रहे हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू विच कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा? द पेयर हैज़ टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स on the payment made by him and he has to deposit the deduct by him। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जैसे आपकी कोई, जैसे मान लीजिए आपकी कोई इनकम, मैं इनकम आपको दे रही थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं आपको इनकम पे करूँगी, ठीक है। आपकी इनकम से मैंने टैक्स काट लिया पहले ही, तो दिस इज, पहले मैं इसका आंसर सही बता देती हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है डी, टीडीएस एंड क्रेडिट टू गवर्नमेंट। अब कैसे? मैंने आपको पेमेंट देना था, ठीक है, जो मैंने आपको पेमेंट दिया, दिस इज़ फॉर इनकम फॉर यू, ठीक है। तो जो मैं आपको पेमेंट दे रही हूँ उस पर क्या किया मैंने, भाई टैक्स पहले ही काट लिया, तो जो टैक्स काटा वो क्या कहलाया? टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे ही सोर्स में इनकम रेज हुई, बनी, मैंने वहीं पे टैक्स काट लिया। अब क्या वो उस पैसे को मैं अपने जेब में रखूँगी? नहीं, मैं उस पैसे को क्या करूँगी? क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है, उनको हम पे करते हैं, उसमें मैं उसको डिपॉजिट करूँगी। तो यानी आपसे टीडीएस लिया, आपसे टैक्स ले लिया, उसको मेरी ड्यूटी कहाँ है? गवर्नमेंट के उसमें जमा करने की। हम उसे अपने पास संभाल के नहीं रख सकते हैं, हमें कहाँ करनी पड़ेगी? गवर्नमेंट में जमा करनी पड़ेगी। समझ में आ गया इतना? यानी कोई भी, जैसे सैलरी में से होता है, ठीक है, आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर कुछ इनकम रिसीव होती है तो उस पर टीडीएस कट जाता है। तो जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिपॉजिट द पर्टिकुलर अमाउंट टू द गवर्नमेंट अकाउंट। समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीडीएस काटेंगे तो कहाँ क्रेडिट करेंगे? गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 अंडर सेक्शन 194D, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड ऑन इंश्योरेंस कमीशन विद इफेक्ट फ्रॉम जून 2016 से? तो कह रहे हैं कि टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो बोल रहे हैं कि कितना था इंश्योरेंस कमीशन पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 15,000 रुपीज़। 15,000 इज द थ्रेशोल्ड लिमिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन? कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है ऑन साइंटिफिक रिसर्च पे जो डिडक्शन में अलाउड नहीं है? तो बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन है एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑन लैंड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस पे कोई भी आपको डिडक्शन अलाउड, अगर ये कोई एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं इस तरह का तो यू विल नॉट गेट डिडक्शन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टीडीएस सर्टिफिकेट इशूड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई इन केस ऑफ सैलरी इनकम। अब एक चीज़ मैं पहले बता दूं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर विल पे द सैलरी टू एम्प्लॉय, ठीक है। अब वो टीडीएस काटेगा, अब उसका टीडीएस का सर्टिफिकेट एम्प्लॉय को कैसे मिलेगा?
तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फॉर्म 16, फॉर्म 26, फॉर्म 26A, फॉर्म 26Q। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर है फॉर्म 16। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेते हैं, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टैक्स उनकी सैलरी में से डिडक्ट किया गया है वो उनके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, उनकी पूरी सैलरी रिफ्लेक्ट होगी, कितना टीडीएस कटा है वो रिफ्लेक्ट होगा। आपको इतनी मेरी बात समझ में आई? तो टीडीएस सर्टिफिकेट में एम्प्लॉयर क्या इशूड करेगा अपने एम्प्लॉय को? फॉर्म 16, जिसमें उसका टीडीएस का फुल अमाउंट होता है। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? तो आज मैंने कुछ इनकम टैक्स पे क्वेश्चंस कवर्ड किए। ठीक है, जिससे आपको मैंने से पहले ऑडिट पे क्वेश्चंस कवर्ड किए थे, ऐसे बीच में मिक्स करूँगी क्वेश्चंस को, जिसमें ऑडिट, अकाउंट, टैक्स तीनों चीज़ें हों। ऐसे मैं अपने क्वेश्चंस को और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अब आगे धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगी। मैं आपसे बोलना चाह रही थी कि अगर जैसे इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को उसके भी क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप सबको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो आई विल मेक द वीडियो ऑन इट ऑल्सो। एंड होपफुली मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही होंगी आपकी स्टडी के लिए। मैं इसीलिए इस पैटर्न को अपना रही हूँ। देखिए, हर टॉपिक से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे रही हूँ, जितने की रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर द एग्ज़ाम। तो होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप सब पास हो जाओ, अच्छे से नंबर आ जाएं एंड यू विल कम्प्लीट योर एग्ज़ाम। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है एंड इट्स हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक शेयर करें मेरे चैनल को। एंड आगे इसी तरह हम और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के साथ। टुडे पर आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।